ये इंसानी फितरत है कि हम वर्तमान में रहते हुए भविष्य की कल्पना करते हैं और उसे संवारने की योजनाएं बनाते हैं। आज में रहते हुए हम कल के लिए ढेरों सपने बुन लेते हैं, जबकि हकीकत यह है कि कई बार जिंदगी अचानक ऐसे बदलती है कि अगले पल का भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आज का एक केस ऐसे ही एक सुंदर भविष्य का सपना सजोने वाली लड़की की आप बीती है, जिसकी उम्मीदें एक पल में तहस नहस हो गईं और खुशियां मातम में बदल गईं। सर ये देखिए, ये हार्ट शेप पेंडेंट है, अपनी वैलेंटाइन को देने के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट है ये। प्रिया, बेटा क्या प्रॉब्लम है? 3 दिन हुए तुझे कॉलेज गए हुए, क्या हुआ? बताती क्यों नहीं? अरे आई, कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी वीकनेस है इसलिए कॉलेज नहीं जा रही हूँ। 2-3 दिन में ठीक हो जाऊँगी, कॉलेज भी चली जाऊँगी। ताई नाश्ता कर लो ना। कितनी बार बोलूं नहीं करना मुझे नाश्ता? समझ में नहीं आता एक बार में? अब चल आई, मैंने किसका फोन था? कुछ नहीं, वो एक फ्रेंड थी मेरी। अच्छा सुन, मैं ना जा रही हूँ, मुझे फिर लेट हो गया, आज बहुत डांट पड़ेगी मुझे, ठीक है? चल बाय। अच्छा ध्यान से जाना और जल्दी वापस आना। हाँ हाँ। तुम्हारे लिए मेरे पास और एक सरप्राइज है। आई होप तुम्हें ये पसंद आए। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। आई लव यू। I love you too.
छोड़ो, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम फोन नहीं उठा रही हो। मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ, उसका रिप्लाई नहीं दे रही हो ना। तुम कॉलेज आ रही हो। ये देखो, मैं तुम्हें मिलने के लिए तड़प रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं पड़ी ना उसकी। हाँ और प्लीज, हमारे बीच जो भी था सब खत्म हो चुका है। खत्म हुआ मतलब? क्या खत्म हुआ प्रिया? हाँ मुझे बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा, वैलेंटाइन डे पे जो कुछ भी हुआ उसके वजह से बोल रहे ना तुम? गौरव प्लीज बहस मत करो। मैं बहस कर रहा हूँ? प्लीज गौरव समझो, मैं सेल्फिश नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम हो। तुम प्लीज आज के बाद मुझसे मिलने की या मुझे कॉल करने की कोशिश भी मत करना। भूल जाओ मुझे प्लीज। प्रिया, प्रिया सुनो तो। साहिब, मुझे मेरे बेटे का मिसिंग कंप्लेंट लिखानी है। चल या। साहिब, मेरा बेटा कल सुबह से घर से निकला है, अभी तक घर वापस नहीं आया। उसका फोन ट्राई किया पर नेटवर्क में है नहीं। ये देखो, ये आशीष है। कुछ बता कर गया था, कहाँ जा रहा है? वैसे तो साहब वो तो कुछ बताया नहीं, पर वो तो हीराबाई रानी के वहीं पर गया होगा। अपने घर से ज़्यादा वहीं पर रहता है। अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर उसको भी ना हीराबाई की जैसे समाज सुधार का भूत सवार हो गया। ये हीराबाई रानी कौन है? साहिब बहुत चालू औरत है, पता नहीं क्या घुट्टी पिलाती है। ये नए नए छोकरों को ना पागल बना के कुछ उल्टा सीधा काम करवाती है। शिंदे, ये आशीष के जितने भी डिटेल्स है सारे नोट कर लो। ठीक है साहब। और आप फिक्र मत करो, हम देखते हैं ये हीराबाई रानी कौन है। रुक रुक, ज्यादा स्माइल करती हो। ये तो जमा है मुझे, वो स्माइल वाली फोटो है ना, उसमें सेम को डालो। ठीक है मैम। ऐसा लगना चाहिए वो मुझे अवार्ड दे रहे हैं। ओके मैम। लेकिन ध्यान से बनवाना। हाँ किसी को समझ में नहीं आना चाहिए ये फोटोशॉपी है। नहीं मैम, किसी को समझ नहीं आया। कौन है बेटा? थैंक यू। इसे पहचानती हैं आप? अरे हाँ, ये तो आशीष है, रोज आता था इधर। पता नहीं 2-4 दिन में नहीं आया। कोई फोन वोन किया इसने? सर नहीं, फोन वगैरह नहीं किया उसने। आप समाज सुधारक है ना? हाँ, किस तरह का सुधार कार्य करती हैं? वो प्रॉब्लम के हिसाब से देखना पड़ता है। जिसका जैसा प्रॉब्लम है वैसे हम काम करते हैं। मैं युवा की शाखा चलाती हूँ, उसमें सब अपने मर्जी से आते हैं। समाज में बुराई अत्याचार उसके खिलाफ हम लोग लड़ते हैं। वो अपनी श्रद्धा से काम करती हूँ मैं, पैसे के वास्ते नहीं। इसलिए तो हीराबाई रानी का इतना नाम है। अगर आशीष के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें बताइए। हाँ साहब। झूठ बोल रही है सोशल वर्कर, इसे कुछ नहीं बहुत कुछ पता है। सर आपने एक बात का गौर किया? वो लड़का कुछ बोलना चाहता था लेकिन उसने उस लड़के को रोक दिया। तू काय को बीच में बड़बड़ कर रहा था? हाँ, चल पढ़ाई कर जा। तू काय को खड़ी है? चल अंदर जा। अगर हम उस लड़के को उठा लेते हैं तो शायद आशीष के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इन्फॉर्मेशन तो हम लेंगे ही उससे, लेकिन उठा कर नहीं, प्यार से। वरना हो सकता है डर कर वो झूठ बोल दे। पता करो क्या करता है, कहाँ आता जाता है। ओके सर। अजय,
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो चाय पीते हैं। अजय, सुबह तुम कुछ आशीष के बारे में बताना चाहते थे, बताओ बात क्या है? हाँ सर, आशीष पहले अक्सर हमारे घर पर आया करता था, फिर अभी बीच में उसका किसी लड़की के साथ अफेयर चालू हो गया, तब से उसने हमारे घर पर आना एकदम कम कर दिया। उस लड़की का नाम क्या है? सर मुझे उस लड़की का नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन हाँ वो घाटकोपर में रहती है। मैंने उसे कई बार देखा है। घाटकोपर? सर, ये आशीष की कॉल रिकॉर्ड। इसके मुताबिक आशीष ने इस पर्टिकुलर नंबर पर दिन में लगभग 10 बार फोन किया है। किसी प्रिया जोशी के नाम पर यह नंबर रजिस्टर्ड है और एड्रेस घाटकोपर का है। घाटकोपर? सर, हीराबाई का लड़का अजय, उसने कहा था कि आशीष की गर्लफ्रेंड घाटकोपर में रहती है। शायद मुझे लगता है ये वही लड़की है। चलो इस प्रिया से मिलकर देखते हैं कि आशीष और इसके क्या संबंध है। नहीं सर, मुझे नहीं मालूम ये कौन है, और मेरा इसके साथ क्या किसी और के साथ कोई अफेयर नहीं है। आप ऐसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं मेरी बेटी को? हाँ, ऐसे बेकार के लफड़ों में मेरी बेटी कभी नहीं पड़ती। अच्छे खानदान की सभ्य लड़की है हमारी बेटी। पिछले कई दिनों से परेशान है बेचारी, पता नहीं कौन उसे ब्लैंक कॉल करके परेशान कर रहा है, और अब आप लोग भी आ गए। आपकी लड़की को कोई परेशान कर रहा है और आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं करवाई। अच्छे खानदान वाले क्या पुलिस कंप्लेंट नहीं करते? क्यों कंप्लेंट करके आफत मोल लेनी साहब? पता नहीं वो कौन सर फिरा है, क्या मालूम आजकल वो एसिड फेंकना एक मामूली फैशन बन गया है। अब देव ना करो मेरी बेटी के साथ अगर कुछ हो गया ऐसी घटना तो मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये कौन है? आओ बेटी, ये मेरी छोटी बेटी है पल्लवी। चलिए मान भी ले कि प्रिया को कोई और परेशान कर रहा था, फिर भी आशीष के कई सारे कॉल हैं इसके मोबाइल पे पिछले कुछ दिनों में। उसके बारे में क्या कहना है आपका? होंगे साहब, मैंने कब मना किया, लेकिन वो फोन करके मेरी बेटी को परेशान करता था। मेरी बेटी ने उसे कभी फोन नहीं किया साहब, वो तो उसे जानती तक नहीं कि वो कौन है। ये खानदानी आदमी न सच बोलेगा न प्रिया को बोलने देगा, पर एक इंसान है जो सब कुछ जानता है, पल्लवी। उसे कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। सर, आपको लगता है वो सच बोलेगी? बुलवाना होगा। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे प्रिया के बारे में कुछ बात करनी है। ये लड़का लापता है और उसके दोस्त का कहना है कि तुम्हारे ताई के साथ उसका अफेयर चल रहा था। तुम्हारे पापा ने भी बताया कि तुम्हारे ताई को ब्लैंक कॉल्स आते थे। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी ताई की लाइफ खतरे में। देखो, हम सच का पता और तरीके से भी लगा सकते थे, लेकिन तुम्हारी ताई के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। सच बताओ। सर मेरी ताई का अफेयर चल रहा था, पर उस लड़के के साथ नहीं जिसकी फोटो आपने दिखाई थी। मतलब किसी और लड़के के साथ? किसके साथ? सर वो लड़का मेरी ताई की कॉलेज में पढ़ता है, गौरव गुप्ते नाम है उसका, बुलेट में रहता है। उसका कोई फोन नंबर एड्रेस है तुम्हारे पास? जी।
ये प्रिया के पिछले 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स है और इसके मुताबिक गौरव दिन में प्रिया को लगभग हर आधे घंटे में फोन किया करता था। इसका मतलब है कि पल्लवी सच कह रही थी कि गौरव और प्रिया का अफेयर चल रहा है, वरना कोई लड़का किसी लड़की को इतना फोन नहीं करता। पिछले कुछ हफ्तों में गौरव ने प्रिया को दिन में लगभग 2 या 3 ही बार कॉल किया है। इसका मतलब है कि गौरव और प्रिया का ब्रेकअप हो चुका था, उसके बाद वो आशीष से मिली। चलो गौरव से पूछ लेते हैं कि सच क्या है। सर हमारा अफेयर था नहीं है, और वो भी टाइम पास नहीं, सीरियस है। और ये बात मेरे मम्मी पापा दोनों जानते हैं। हो सर, गौरव ने प्रिया के बारे में हमें पहले ही बता दिया था। अगर ये तुम्हारा अफेयर था नहीं है तो ये अचानक फोन कॉल्स क्यों कम हो गए? सर वो एक्चुअली हमारे दोनों के बीच एक छोटी सी गलत फहमी हुई थी, लेकिन अब सब ठीक है। और कहीं इस गलतफहमी का नाम आशीष तो नहीं? आशीष? कौन आशीष? ये है आशीष। सब मैं नहीं जानता इसको। काफी स्मार्ट हो तुम, लेकिन याद रखना, अगर पुलिस से झूठ बोलने की या गुमराह करने की कोशिश की ना, बहुत भारी पड़ेगा। सर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रिया ने हमारे बारे में आपसे झूठ क्यों कहा। क्या था प्रिया, गौरव और आशीष के बीच? क्या हुआ था उस वैलेंटाइन डे के दिन जिसके बाद इन सब की जिंदगी एक उफान पर आकर सहमी हुई थी? क्या वाकई वैलेंटाइन डे का वो काला वाकया जिम्मेदार था इस सब के लिए, या फिर कुछ और ही था इस केस के पीछे? प्रिया, मैं सिर्फ 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, प्लीज। गौरव प्लीज यहाँ तमाशा मत करो, मैंने कहा ना हमारे बीच अब कुछ नहीं है। मतलब फक्त 2 मिनट बोलो जब, प्लीज प्रिया। लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूँ कि तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? हाँ, क्या लफड़ा आशीष और तुम्हारे बीच में? देखो गौरव, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। अपने काम से काम रखो, ओके? प्रिया, आशीष के गायब होने से इन दोनों का जरूर कोई वास्ता है। सर मुझे लगता है ये कोई सिंपल मिसिंग केस नहीं है, क्योंकि अब तक हमें आशीष का कोई क्लू नहीं मिला। हो सकता है कि उसका मर्डर हो गया। हमें जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा कि आशीष के साथ क्या हुआ और वो कहाँ है। कहाँ जा रहे हैं आप? अंदर चलिए, आपकी बेटी से पूछताछ करें। साहब मैं आपके पास ही आने वाला था। मेरी बेटी प्रिया कल से गायब है साहब। आपकी बेटी कल से गायब है और पुलिस के पास जाने का होश आपको तब आ रहा है जब पुलिस खुद आई है? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। हम लोग उसे कल से ढूंढ रहे साहब, लेकिन किधर भी नहीं मिली। आप उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाइए, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओके सर। और हाँ, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो तुरंत हमें बताइए। ओके सर। सर इसी जंगल में बॉडी मिली है। सर इन लोगों ने फोन किया था। बॉडी की स्मेल और हालत देखकर लग रहा है कि इसे आज नहीं 3-4 दिन पहले मारा है। जिस तरह से उल्टा पेट के बल पड़ा है, लगता है किसी ने पीछे से वार किया है। सब फोटोग्राफर और फॉरेंसिक टीम को बुलाओ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। हेलो हेलो हेलो, ब्लैंक कॉल था, ये जरूर प्रिया ही होगी।
हेलो हेलो हेलो। मैं बोल रही हूँ ना, वो प्रिया ही है, वही ये फोन कर रही है और उसी की ब्लैंक कॉल है। कुछ भी करो, मुझे मेरी प्रिया ला के दे दो। ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है। दुनिया वाकई फोन के रूप में सिमटकर मुट्ठी में आ गई है। एक अत्याचार जो कुछ लोगों की नजरों के सामने एक प्रेमी जोड़े पर मॉरल पुलिसिंग के नाम पर हुआ था, आज वो इंटरनेट के जरिए सारी दुनिया तक पहुंच गया था। जहां एक तरफ इंटरनेट लोगों को एक दूसरे के करीब ले आया है, वहीं उनके बीच में दूरियां भी बढ़ गई हैं। अरे क्या प्रॉब्लम है मुझे? प्रॉब्लम है क्या कुछ? धक्का क्यों दिया? धक्का दे रहा तो क्या किया तुझे? कंट्रोल नहीं हो रही अपनी जवानी है। फोटो खींच रहे चिपक चिपक के। वैलेंटाइन डे मनाएंगे ये लोग। भारत में रह के अंग्रेज बनना चाहते हो? हाँ, अभी मनाएंगे इनको वैलेंटाइन डे। वीडियो कट कर। वीडियो कट कर। तेरे बाप ने कभी वैलेंटाइन डे मनाया था क्या रे? साले आज तुम्हारी पूरी आशिकी बाहर निकाल दे। तुम लोगों के जैसे कारण हमारे देश की पूरी संस्कृति की बैंड बज चुकी है। इस छम्बिया को देखो कैसे मन में आग लगी हो। माँ बाप की इज्जत ऐसे सड़क पे लिखे थी। सड़क एक काम करते हैं, इन दोनों रोमियो जूलियट के मुंह पे ना कालिक पोत देते हैं। इनको ऐसा सबक सिखाएंगे वैलेंटाइन डे भूल जाएंगे। लेके आओ। ले क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? और मेरी बात आखिरी बात सुन लो तुम लोग। अगर आज के बाद दिखे तुम दोनों हैं ये प्यार की चोंच लड़ाते हुए, तो देख लेना बेटा, वहीं भेज दूंगा जहां से आए हो। वैलेंटाइन डे बनाएंगे तुम लोग। हट चलो चलो। हटा हटा। चलो जल्दी चलो। आज की जनरेशन आज की सोच के साथ बड़ी हो रही है, तो फिर क्यों कुछ लोग अपना नजरिया दूसरों पर थोपना चाहते हैं? कौन है ये लोग जो अपनी ही जबानी संस्कृति के संरक्षक बनकर घूम रहे हैं? चाहते क्या हैं ये, और इन्हें हक दिया किसने? आशीष का कत्ल और प्रिया का लापता होना, हर इंसान का अपनी बात से मुकर जाना, क्या ये सब वाकई उस वीडियो से जुड़ा था या फिर सच की पहचान होनी अभी बाकी थी? हेलो हेलो, मैं जानती हूँ फोन पर तू है बेटा। कहाँ है तू? कैसी है तू? कहाँ चली गई? तुला तुझ्या आईची आठवण नाही का येत? आती है आई, बहुत याद आती है बेटा। घर वापस आ जा, तुला तुझ्या आईची शपथ। मैं घर भी आऊंगी जल्दी। अभी मैं रखती हूँ, शाम को फोन करूंगी। हेलो। इस वीडियो को देखकर लग रहा है कि गौरव और प्रिया ने झूठ क्यों बोला। अब ये वीडियो इस केस का क्लू बनेगा। ये आदमी और ये आईपी एड्रेस हमें आशीष के कातिल तक लेके जाएगा। ओके सर। सर, ये उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है जहां से ये वीडियो अपलोड हुआ था। नाहूर गांव में एक साइबर कैफे, वहीं के एक कंप्यूटर से 26 फरवरी को सुबह 11 बजे वो वीडियो अपलोड किया गया था। जाकर पता करो।
ओके सर। तुम्हारे रजिस्टर्ड में देखकर जरा ये बताओ कि 26 फरवरी को सुबह 11 बजे इस आईपी नंबर वाला कंप्यूटर किसने यूज किया? ये देखिए सर, मोहन कावड़। मोहन कावड़, ये तुम्हारा रेगुलर कस्टमर है? हाँ सर। मुझे जरा उसके आधार कार्ड की प्रिंट दे दो। ओके सर। अरे क्या हुआ साहब? सर, अरे आराम से साहब, चोट लगी है साहब। ये सर पे पट्टी कैसी लगी है? वीडियो अपलोड करने का इनाम मिला है क्या? चल बता, क्यों अपलोड किया था वीडियो? साहब मेरे को उस वीडियो वाले लड़के से बदला लेना था। कैसा बदला? उससे और उसके लैला को हमने वैलेंटाइन डे के दिन सबक सिखाया था, और उसी का बदला लेने के लिए उसने मेरा सर फोड़ दिया साहब। इसी खुन्नस में मैंने उन दोनों का वीडियो इंटरनेट पे अपलोड कर दिया साहब। चल काका, देख बे आशीष, मेरे को अभी के अभी वो तोता महीना का वीडियो ना इंटरनेट पे अपलोड करके दे दे। अरे काका मैं कल करके दूंगा ना, मैं अभी जल्दी में हूँ, जाने दो ना। तू हर बार ना मेरे को गोली देता है और कल कुछ और ही बताएगा। अच्छा सुनो, एक काम करो, ये फोन खोल के दे देता हूँ, आप ना खुद कर लो, ठीक है? खुद कर लीजिए आप। ठीक है, चलो चल। ओके। तेरे बाप ने दिया तुझे इजाजत समाज सुधार के नाम पे गुंडागर्दी करने का? हैं? तुम लोग होते कौन हो समाज को बताने वाले कैसे जीना है? ये करो, वो मत करो, ऐसे रहो, वैसे रहो, ये मत पहनो, वो मत पहनो। तुम जैसे दिमागी बीमार लोगों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि सबक सिखाना चाहिए। अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है तो पुलिस है, कानून है। तुम जैसे मंदबुद्धियों की जरूरत नहीं है समाज को। लेकर जाओ इसे। ठीक है सर। आशीष के पीएम रिपोर्ट के मुताबिक आशीष का मर्डर 26 फरवरी को सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुआ, और जलने की वजह से मौत नहीं हुई, बल्कि सर पर गहरी चोट की वजह से उसकी मौत हुई। मतलब आशीष और मोहन पर एक ही तरह के सवार किया गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि मोहन अभी जिंदा है और आशीष मर चुका है। गौरव ने अपना रिश्ता टूटने का बदला लेने के लिए ही शायद उसे मारा है। हाँ सर, बदला लेने के लिए मैंने मोहन के सर पर मारा, क्योंकि उन गुंडों की वजह से मेरा रिलेशनशिप खत्म हुआ सर। मेरी प्रिया मुझसे दूर चली गई। आज ये जो मेरी हालत है ना, इसके जिम्मेदार सिर्फ ये लोग हैं सर। गौरव, दरअसल तुम सब लोग एक जैसे हो। ये समाज सुधार के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं और तुम बदले का नाम का सहारा ले रहे हो। अपराधी ये भी है और अपराधी तुम भी। इसलिए अब सीधे सीधे बताओ, आशीष को क्यों और कैसे मारा? सर प्लीज, मैंने आशीष को नहीं मारा, मैं उसको जानता तक नहीं सर। सब मैंने मोहन को मारा और ये मैं कबूल भी कर रहा हूँ सर। सब प्लीज मेरी बात सुनो, मैंने आशीष को नहीं मारा है। उस वैलेंटाइन वाक्य ने प्रिया को तुमसे दूर कर दिया, और उसके बाद आशीष की हरकतें उसे तुमसे दूर करती चली गई, जिसकी वजह से तुमने सीधा उसे रास्ते से हटा दिया। सर प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए, मैंने आशीष को नहीं मारा है सर। और यह आशीष और प्रिया का चक्कर मैंने आपसे सुना सर, और यह समझने के बाद मैंने प्रिया को पूछने की कोशिश की सर। तुम क्या छुपा रही हो मुझसे? हाँ, क्या लफड़ा आशीष और तुम्हारे बीच में? देखो गौरव, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। अपने काम से काम रखो। प्रिया, इसके बाद भी तुम चाहते हो कि हम विश्वास कर ले कि तुमने आशीष को नहीं मारा? सर मैं सच बोल रहा हूँ, आई शपथ सच बोल रहा हूँ सर, मैंने नहीं मारा आशीष को। ये खुद नहीं बोलेगा, इसे अपने तरीके से बुलवाना होगा। अपना हाथ तब तक नहीं रोकना जब तक ये सच ना बोले। सर 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 सुनो तो सही सर, प्लीज। सर, हमने गौरव पर सब आजमा लिया, लेकिन अब भी उसका यही कहना है कि उसने आशीष को नहीं मारा। हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो। राउत, ये भी पॉसिबिलिटी है कि प्रिया ने ही आशीष को मारा और उसके बाद घर से गायब हो गई हो। सर, ये भी तो हो सकता है कि उन दोनों ने मिलकर ये प्लान किया हो, और बदले के लिए गौरव ने आशीष को मार दिया होगा और उसके बाद प्रिया कहीं छुप गई होगी। प्रिया का यूं छुपना प्लान का ही हिस्सा हो। राउत, प्रिया की तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो, और हाईवेज और रोडवेज को अलर्ट कर दो कि 24 घंटा नजर रखें। एक भी मिनट मिस नहीं होना चाहिए। ओके सर। अब तक की तहकीकात से पुलिस इस नतीजे पर पहुंची थी कि प्रिया और गौरव में से
कोई आशीष का कातिल हो सकता है। सवाल बहुत थे पर जवाब तलब नहीं थे, जो पुलिस की मुश्किलें बढ़ा रहे थे। प्रिया जो अचानक गायब हुई थी और गौरव जिसने मोहन पर हमला किया था, क्या सच वाकई इनके इर्द गिर्द था या पुलिस को अभी इस बात की पहचान करनी थी? एक्सक्यूज मी, हम आपको ले जाने के लिए आए, चलो हमारे साथ। मैं आपके साथ नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। चलो हमारे साथ, लेके चलो इसे। यस सर, चलो। यस सर, गौरव सच बोल रहे हैं। उन लोगों ने हमें सड़क पे सबके सामने मारा। और इसी के बाद तुम्हारा और आशीष का अफेयर शुरू हुआ था। नहीं सर, आशीष को मैं नहीं जानती थी। अफेयर तो बहुत दूर की बात है सर। वो उस दिन के बाद से मुझे परेशान करने लगा था, मेरा पीछा करता था। मुझे फोन करता था, यहाँ तक कि उसने सड़क पे मुझे रोक रोक कर ब्लैकमेल भी किया है। अच्छे से जानता हूँ तेरी जैसी लड़कियों को मैं। हाँ, तुम दोनों लैला मजनू बनकर क्या क्या करते हो सब पता मेरे को। और तेरे और वो तेरे तोते का सबक सिखाने वाला वीडियो बनाया था ना मैंने, अभी तक है मेरे पास। सोच वायरल कर दूंगा तो क्या हो, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी तू। इसलिए जो कह रहा हूँ चुपचाप कर, ठीक है? जब वो वीडियो वायरल हुआ तो बहुत डर गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, किसी का सामना न करना पड़े, इसलिए मैं चुपचाप घर से निकल गई थी। ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता है शहर से बाहर मत जाना। ओके सर। आशीष की मौत सर पे रॉड मारने से हुई है, जलने से नहीं। और अगर किसी ने उसे मारने के बाद इसलिए जलाया था कि उसकी पहचान ना हो सके, तो उसका पेट नहीं बल्कि फेस जलाएगा। मतलब बॉडी की पहचान मिटाने के लिए आग नहीं लगाई है, बल्कि फोन को जलाने के लिए। ऐसा क्या है इस फोन में जिसकी वजह से इसे जलाया है? कोई फोटोज, SMS या वीडियोस? राउत, साइबर टेक्नीशियन को बोलो कि इस मोबाइल का डेटा जल्द से जल्द रिकवर करें। ओके सर। सर, प्रिया और आशीष के अफेयर की बात हीरा भाई के बेटे अजय ने हमें बताई थी। सर, आशीष पहले अक्सर हमारे घर पर आया करता था, फिर अभी बीच में उसका किसी लड़की के साथ अफेयर चालू हो गया, तब से उसने हमारे घर पर आना एकदम कम कर दिया। तो बिल्कुल झूठ है। उसने हमें गुमराह क्यों किया? सर, मुझे लगता है कि अजय की यही झूठ बोलने की वजह इस केस को सॉल्व करने में हमारी मदद करेगी। क्या कंडीशन है आशीष के मोबाइल के डेटा रिकवरी की? सर, मैंने टीम लगाई है और उन्हीं से मुझे पता चला है कि किसी ने तो आशीष के मोबाइल से सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड निकालने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुआ, इसलिए उसने वो मोबाइल जला दिया। एक फोन के लिए किसी ने इतना एफर्ट किया, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इस फोन में? आशीष की लाश के पास जो मोबाइल फोन पाया गया था, जलने की वजह से उसका डेटा हासिल करना मुश्किल हो रहा था। हीराबाई और उसका परिवार भी शक के दायरे में था, लेकिन पुलिस ने इंतजार करने की बजाय अंधेरे में तीर चलाने की सोची। आखिर क्या रहस्य था उस वैलेंटाइन वीडियो का? क्यों मारा आशीष को? मैं क्यों मारूंगी उसे? वैसे तुम बता सकते हैं, लेकिन ये भी तुम ही बताओगे। हाँ, मैंने मारा आशीष को।
क्यों मारा? वो बताने की जबरदस्ती तो नहीं है ना? मैं बोली ना मैंने मारा, मुझे अरेस्ट कर लो। वो तो हम करेंगे, अरेस्ट करो इसे। झूठ बोल रही है समाज सुधारक, इसने आशीष को नहीं मारा है। मतलब तुमने इसका कन्फेशन नहीं देखा? क्या कॉन्फिडेंस के साथ बोली कि मैंने नहीं मारा है, और फिर अचानक पलट गई। राउत, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन पता करो। हीराबाई, उसकी बेटी अर्चना और अजय। पता करो आशीष के कत्ल के वक्त ये तीनों कहाँ थे। ओके सर। सर, आपका शक सही निकला। हीराबाई झूठ बोल रही है। आशीष के कत्ल के वक्त वो घर पर ही थी। और वो दोनों कहाँ थे, अर्चना और अजय? मैं वही आ रहा था सर, आई के लिए नाश्ता लेके। आई की छोड़, और अब तेरे लिए तेरी पसंद का नाश्ता बनवा, क्योंकि अब इसकी जरूरत तेरे आई को नहीं है, तुझे है। सर ये क्या? चल। अरे सर मैंने क्या किया सर? सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर, सच्ची मैंने कुछ नहीं किया सर मुझे क्यों लेके जा रहे हो आप लोग? सर मैंने सच्ची कुछ नहीं किया सर, मैंने किसी को भी नहीं मारा है। सर इसमें कुछ पीपिंग वीडियोस है, कुछ ऑफ सीन वीडियोस भी है। किसके? आई शो सर। तेरा तो पता नहीं, लेकिन तेरा मोबाइल सच बोल रहा है कि आशीष के कत्ल के वक्त वो वहां था। इसका मतलब तू भी वहां था। खाने के लिए जबड़े की जरूरत पड़ती है ना, इससे पहले कि मैं ये तोड़ दूं, सच सच बोल। बोलता हूँ सर, बोलता हूँ। फिर मैंने उसे बहाने से अपने बस्ती के पीछे जो जंगल है वहां पर बुलाया। साले तुझ पे भरोसा किया तो तूने भरोसे का ये फायदा उठाया? हाँ भाई मारा था तुझे मैंने। चल पासवर्ड बता, तूने क्या पासवर्ड रखा था फोल्डर का? ए पासवर्ड बता, अरे पासवर्ड बता मेरे को। ये तो वही लड़की है। सर उसने मेरी बहन की इतनी गंदी वीडियो बनाई थी, वो देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। सर मैंने वो वीडियो डिलीट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस आशीष ने उस फोल्डर में पासवर्ड डालकर रखा था, जिससे वो वीडियो डिलीट नहीं हो पा रहा था। दे, मेरे को देर हो रहा है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी सर कि उसकी सोच इतनी गंदी रहेगी और वो इस हद तक भी जा सकता है, इसलिए मैंने उसे मार दिया। जब तुम्हारी माँ भूसों के ढेर पे हाथ सेक रही थी और समाज सुधार के नाम पर आशीष जैसे गुंडों को पाल रही थी, तब समझ में नहीं आया कि नीच कौन है। और तुम खुद प्रिया का वीडियो देख के मजा ले रहे थे। जब अपने ही घर में आग लगी तब तुम्हारी नींद खुली। सभ्यता और संस्कृति के नाम पर अपना उल्लू सीधा करने की कीमत अब जेल में चुकाना। तुम और तुम्हारी मां दोनों लेकर जाओ इसे। चल। किसी को नैतिकता का पाठ पढ़ाने से पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा, और सबसे जरूरी ऐसे लोगों की बातों और भड़कावे में ना आए और कानून और संविधान पर विश्वास रखें। समाज सुधार के नाम पर अपराध करने वाले ये लोग संविधान और कानून को भी ताक पर रख देते हैं। हीराबाई और उसकी शाखा इसी का उदाहरण है। अजय को आशीष के कत्ल के लिए और हीराबाई और मोहन को पब्लिक प्लेस में शांति भंग करने, मानहानि और मारपीट करने के लिए आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। माँ,
माँ वो है जिसमें पूरे ब्रह्मांड का सार है। इंसान हो या जानवर, माँ की भूमिका कहीं नहीं बदलती। वो अपने बच्चे को लगी छोटी सी चोट को देखकर भी चीख उठती है। चोट बच्चे के शरीर पर लगे तो घाव माँ के दिल पर होता है, दर्द उसकी आत्मा को पहुंचता है। लेकिन माँ बेटी का यह कैसा रिश्ता था जहां एक माँ अपनी बच्ची को चोरी छुपे अपने साथ ले जाने पर मजबूर थी? क्यों उसने अपने ही बच्चे को चुराया? क्यों उस आया ने आंखें मूंद ली और इस चोरी को अनदेखा कर दिया? ये माँ ऐसी कौन सी राह पर चल पड़ी है कि उसे ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है? कहिए, हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? सर, 1 महीना पहले 12 अगस्त को 2 आदमियों ने हमारा रेप किया। 12 अगस्त मतलब 1 महीने के बाद आज आप रेप की कंप्लेंट करने आई हैं? जी। जान सकता हूँ आज आपको ये कंप्लेंट करने की क्यों सूझी, या देर करने की कोई खास वजह? हमने अपने सास ससुर को भी बताया था, लेकिन हमारी बात पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बहू झूठ बोल रही है? सर, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये जो लड़की है ना, इसे कहानी बनाने की आदत है। देर रात घर आने की कहानी, घर ना आने की कहानी। कमला, परी को लेकर जा अंदर जा बेटा। और आज तो इसने अपने रेप की भी कहानी बना डाली। सर, हमारी भाभी अपनी मर्जी से जीती है। हम ये नहीं कह सकते कि क्या सच है और क्या झूठ। बेटा आशा, कितना झूठ बोलेगी? पुलिस को घर ले आई। बेटा कम से कम हमारी इज्जत का ख्याल कर। हाथ जोड़ते हम तुम्हारे। अरे आप क्यों इसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं? देखिए सर, ये सच को झूठ और झूठ को सच बताकर ना आपका वक्त जाया कर रही है। देखिए, सच क्या है झूठ क्या है इसका पता हम खुद लगा लेंगे। हम झूठ नहीं बोल रहे, झूठ तो आप बोल रही हैं। हम उस दिन जब घर आए थे, क्या आपने हमारी हालत नहीं देखी थी? आशा, ये क्या हुआ तुझे? सर, सच तो कुछ और ही है। आशा, बहू, तू शराब पी कर आई है? हाँ, पी के आई हूँ। कौन सी नई बात है? झूठ, बिल्कुल झूठ। सर, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। देखा सर आपने, ये हमेशा ऐसे ही चिल्लाती है और हम सब लोग परेशान हो जाते हैं। सर, आपके पति कहाँ हैं? क्या वो ये सब जानते हैं? इसे ना अपनी बच्ची की फिक्र है, ना पति की चिंता। अब क्या बताएं सर आपको, इस लड़की ने हमारे बेटे को बहला फुसलाकर बंबई भेज दिया नौकरी के लिए, ताकि यहाँ अपनी आशिकी चला सके ये। सर, इसके नैन मटके की खबर हमारे बेटे तक पहुंच गई है और इसीलिए वो उसे डिवोर्स दे रहा है। एक नहीं, कई लोगों के साथ इसके अफेयर है। वो बेशरम लोग भी इसे ऑफिस छोड़ने और ले जाने के बहाने घर आते हैं। सर, हमारी लैंडलाइन पे गंदे गंदे कॉल्स आते हैं सर। हेलो, आज पूरी तैयारी के साथ आना। पहले की तरह नहीं 1 घंटे के लिए, सुबह तक जाने नहीं दूंगा। नहीं, ये सच नहीं है सर। सच तो ये है कि मनोज और मैं अपनी आधी से ज्यादा सैलरी इस घर के लोन को चुकाने में देते हैं। वो अपना जीवन संवारने गए वहां पर हमारी बात मानकर, और वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि इन लोगों के भड़काने की वजह से हमें छोड़ना चाहते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, जब आपकी बहू अपनी मनमानी कर ही रही है तो उसे इस रेप की झूठी कहानी बनाने की क्या जरूरत है? सर, ये रेप की झूठी कहानी बताकर ना सिंपैथी हासिल कर रही है बस। दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, पर कौन? आशा की कहानी कुछ मनगढ़ंत लगती है, इसलिए सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि इसका रेप हुआ भी है या नहीं। सर, मेडिकल टेस्ट में पता लगना मुश्किल है, क्योंकि आशा के मुताबिक उसका रेप तकरीबन 1 महीना पहले हुआ है। जिस तरह से ये कह रही है कि इसके सास ससुर इसे पसंद नहीं करते, ये भी हो सकता है कि ये खुद अपने सास ससुर को पसंद नहीं करती है और कोई खेल खेल रही है। सच का पता लगाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। एक काम करो, इसके पति को इन्फॉर्म करो कि आकर हमसे मिले। आशा को फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाओ और आशा के पड़ोसियों और ऑफिस में पूछताछ करो। सर,
जिन 2 लोगों ने आपका रेप किया था उनमें से किसी की शक्ल या कोई निशानी बता सकते हैं? नहीं सर, उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे और अंधेरा बहुत था। अच्छा, जिस जगह पे उन्होंने आपका रेप किया वो जगह बता सकते हैं? सर जगह का तो कुछ नहीं पता, लेकिन जब मैं उस जंगल से मदद के लिए बाहर जाने की कोशिश कर रही थी तो एक सफेद कार आती दिखी तो मैंने मदद मांगी थी। हेल्प प्लीज। अच्छा, जिस सफेद कार में आपने लिफ्ट ली थी उस आदमी के बारे में कुछ जानती हो? सर कुछ याद नहीं है सर। भरोसा हर रिश्ते की नींव होता है। जहां ये हिला, रिश्तों की इमारत ढह जाती है। इसलिए जरूरी है कि रिश्तों के साथ साथ प्यार और भरोसे को भी संजो कर रखा जाए, क्योंकि जरा सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है और कभी कभी ये अपराध की शक्ल भी ले सकती है। नहीं मैडम, आशा की सास तो बहुत अच्छी औरत है और हमने तो उसे आज तक आशा से ऊंची आवाज में बात करते हुए भी नहीं सुना। वो आस पड़ोस से किसी से मतलब में रखती है, पता नहीं वो किस अकड़ में रहती है। वैसे सर आशा बिटिया तो बहुत अच्छी है, उसके बारे में ऐसा कुछ सुना नहीं है। सर काफी पुरानी बात है, ठीक से मुझे याद नहीं। 1 मिनट। हाँ सर, 12 तारीख को उसने छुट्टी नहीं की थी, लेकिन ऑफिस में काम होने की वजह से वो लेट गई थी और अगले दिन 12 बजे वो ऑफिस आ गई थी। ये देखिए। आशा कहाँ बैठती? सर वहाँ 3rd रो में। थैंक यू। मैम, पिछले कुछ 1 महीने से वो अजीब सा बिहेव कर रही थी। नहीं सर, बिहेवियर में कोई ज्यादा खास चेंजेस देखे नहीं हमने। एक बार मजाक में मेरा हाथ उसके कंधे पे चला गया तो उसने बहुत अजीब सा रिएक्ट किया। ये क्या बदतमीजी है? हाथ लगाए बिना बात नहीं कर सकते हो क्या? आशा की कॉल डिटेल निकालो, देखो किस किस के साथ कांटेक्ट में थी और उस रात की लोकेशन क्या थी। सर, आशा रानी गंदी, आशा रानी झूठी। बोलो, आशा रानी गंदी, आशा रानी झूठी, आशा रानी गंदी, आशा रानी झूठी। फरीद रहो। और आपको खेल खेलना है ना तो आप हमसे खेलो। हमारी बच्ची को ना इस कीचड़ में मत उतारी। हम उतार रहे कीचड़ में, हम उतार रहे इसे कीचड़ में। अरे तू दलदल में उतार रही है इसे। तेरे साथ रहेगी ना पता नहीं क्या क्या सीखेगी ये। तो आपके साथ रह के भी क्या सीख रही है? परी इधर आओ, सुन मेरी बात। मम्मी के साथ बिल्कुल नहीं रहना, समझी ना तू परी? ऐसी बातें सिखा रही हो आप? अरे क्या सिखा रही थी मैं? क्या सिखा रही थी बोलो? अरे आप हो जाओ, हम मंदिर गए थे घर में शांति की प्रार्थना करने के लिए और तुमने यहाँ कोहराम मचा रखा है। पापा, आप जरा इनसे पूछिए ये क्या क्या बातें सिखा रही है उसको। क्या सिखा रहे थे हम? क्या सिखा रहे थे? क्या गाना सिखा रही थी इसको, गालियों वाला? अरे क्या झूठ सिखा रहे थे? जैसे तू है वैसे तू सिखा रहे थे। चुप हो जाओ, हाथ जोड़ते हम तुम्हारे। हाँ, हाथ जोड़ दो। हमेशा ना इस बच्चन के सामने हाथ जोड़ते रहो वापस। आप ऐसे मेरे वही बोल रहे हैं हम, समझे ना? आप चाहती क्या हो कि पापा मुझे मारने लगे? आलू कचालू पे टका गए थे, बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, बंदर ने लात मारी, रो रहे थे। सर, आशा के बयान के मुताबिक वो 12 अगस्त को ऑफिस से निकलकर रात 10 बजे इसी पार्किंग एरिया में आई थी, पर यहाँ पर तो कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं दिख रहा है सर। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगले दिन 12 बजे उसने ऑफिस में रिपोर्ट भी किया था। ये कैसे पॉसिबल हो सकता? सर, यही बात तो मुझे भी चौंका रही है कि सुबह 4 बजे तक आशा जंगल में बेहोश पड़ी रही और वहाँ से उठकर वो सीधे 12 बजे अपने ऑफिस पहुँचती है, वो भी इतने बड़े मेंटल और फिजिकल टॉर्चर के बाद भी। वो इसलिए क्योंकि हमारे घर में हमें रोने के लिए कंधा देने वाला कोई भी नहीं था, हमारा दुख बांटने वाला कोई नहीं था। वो लोग तो हमें खुद ताने दे रहे थे, गालियां दे रहे थे हमें। उन सब से बचने के लिए हम सुबह सुबह ही निकल गए, यहाँ वहाँ सड़कों पर भटकते रहे सर। उस नर्क से बचने के लिए हमें बस एक ही उपाय सूझा कि हम ऑफिस चले जाएं, और जाते भी कहाँ। अच्छा, उस रात की कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसा जो आप मिस कर रही हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम होश में आए तो वक्त ना जाने क्या था, लेकिन हमें अपनी हालत समझने में वक्त लगा। हमने देखा कि हमारे कपड़े फटे हुए थे। अच्छा, वो आपके फटे हुए कपड़े हैं आपके पास? अरे क्या कर रही हैं आप?
कपड़े घर में है नहीं तो कहाँ से मिलेंगे? बेकार में मेहनत कर रही है आप। और उस दिन हम इसको कितना फोन कर रहे थे, इसने अपना मोबाइल भी नहीं उठाया। सर, हमें पूरा यकीन है कि इन्होंने या तो कपड़े जला दिए या फिर फेंक दिए, और हमारा फोन हमें मिला ही नहीं था। अगर मान भी लिया जाए कि ये आप पर विश्वास नहीं करती, तो भी ये कपड़े क्यों जलाएंगे? ये कुछ भी कर सकती है, क्योंकि हमसे नफरत जो करती। सर, बहू का सास को नफरत करना कोई नई बात नहीं है, पर अजीब बात यह है कि इस घर में रिश्तों का एक अजीब ही खेल है। अगर वाकई प्रमिला ने आशा के कपड़े फेंक दिए या फिर जला दिए हैं, तो ये सिर्फ नफरत नहीं है, उससे भी बड़ी बात है सर। इन सास बहू से अलग हम ये जानना चाहते हैं कि इसका पति मनोज किस तरफ? सर, आशा का पति मनोज आज मुंबई से कानपुर आ रहा है। उठ यहाँ से, दूर रह मेरी पोती से। संगीता, दूर। रुकिए, क्या हो रहा है ये सब? आप इंसान है या जानवर? बच्ची को अंदर लेकर जाओ, अच्छी तरह से पोंछकर इसके कपड़े बदलो। पानी में रहने के कारण से ठंड लग रही है, जल्दी ले जाओ। आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। अपनी बेटी की जान लेना चाहती है ये। अपनी औलाद को खाना चाहती है ये। अरे कैसी माँ है तू? चुप, एकदम चुप। किसी ने भी आवाज निकाली ना तो सीधे अंदर कर दूंगा। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम तो दलिया लेके परी को खिलाने के लिए गए थे और बाथरूम से आवाज आ रही थी। जब हम बाथरूम में घुसे तो हमने देखा कि परी के पाँव में चोट लगी हुई थी और वो बाथटब से निकलने की कोशिश कर रही थी। उसे पानी में से निकालने लगे, उतनी देर में हमारे सास ससुर वहां पर आए और हम पे इल्जाम लगाने लगे कि हम उसे डुबा रहे हैं। हाँ, तू अकेली हरिश्चंद्र की औलाद है ना, बाकी सारी दुनिया तो झूठ है। बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। मनोज इतने समय के बाद आ रहा है, प्लीज तो अपना ये नाटक उसके सामने मत करना। क्या नाटक कर रही हूँ मैं? तो ठीक है, अभी दिखाती हूँ कि नाटक कैसे करते हैं। आशा सुन तो बेटा। और उसके बाद ये तमतमाती हुई अंदर गई, परी को पानी में डुबाने लगी। अगर परी हमें ये बताएगी कि वो पानी में कैसे गई थी, तो परी को एक चॉकलेट मिलेगा। अभी जल्दी से बताओ, बोलो। एक बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लो तुम लोग। अगर बच्ची को कुछ भी हुआ ना तो पहले तुम सबको अरेस्ट करेंगे, उसके बाद पूछताछ करेंगे, समझे? जहां आशा अपने आप को बलात्कार जैसे संगीन जुर्म का शिकार बता रही है, वहीं उसके ससुराल वाले ना सिर्फ उसके इस आरोप का विरोध कर रहे हैं, बल्कि पुलिस को इसे आशा द्वारा बनाया गया एक झूठा किस्सा बता रहे हैं। पुलिस जैसे जैसे अपनी तहकीकात में आगे बढ़ रही है, दिशाहीन होती जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आशा जिस न्याय की गुहार लगा रही है, क्या वो उसकी हकदार है भी या नहीं? पता नहीं दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। हमें तो इस बच्ची के लिए दुख हो रहा है, बेचारी बिना वजह पिस रही है। अच्छा रेनू, उस कार के बारे में पता चला जिसने आशा को लिफ्ट दी थी? अभी तक तो नहीं सर, पर मैंने उस रास्ते के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मंगवाई है। ठीक है, अपने 2 कांस्टेबल आशा के एरिया में तैनात कर दो। बोलो कि पूरे घर वालों पे नजर रखें। आशा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, जरा बाहर आ जाओ। मैडम ये लीजिए, ये सीसीटीवी फुटेज है। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? मंदाई की टोकरी में सो रहे थे। परी, मम्मा इधर आओ। तो 1 मिनट, मैं अभी आ रहा हूँ। चलो आओ। बाय आंटी। चलो। सर ये देखिए, उस दौरान 3 सफेद गाड़ियां वहां से पास हुई। इसका मतलब आशा सच बोल रही है। इन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रेस करो और पता करो, हो सकता है दोनों के तार एक ही जगह से जुड़ते हो।
क्योंकि जो कांस्टेबल आशा का बायोडाटा लेने गया था उसने बताया है कि आशा का किसी राजन नाम के आदमी से अफेयर चल रहा था। हो सकता है इनमें से कोई गाड़ी राजन की। जी कहिए। सर मैं मनोज हूँ, आशा का हस्बैंड। मैं आशा के खिलाफ किडनैपिंग की कंप्लेंट लिखवाने आया हूँ। क्या? प्लीज मेरी बेटी वापस दिलवा दीजिए। पर ये सिर्फ आप ही की नहीं, आशा की भी बेटी, इसलिए किडनैपिंग का चार्ज तो बनता ही नहीं। हाँ, अगर आप लोगों का डाइवोर्स हो चुका होता और बच्ची की कस्टडी आपके पास होती तो हम आपकी मदद कर सकते थे। आपको ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी का किसी से अफेयर चल रहा है? मिस्टर मनोज, अपने घर वालों से एकदम उल्टे, शांत प्रवृत्ति के हैं आप या आज मौन व्रत है आपका? खैर, आपकी बेटी को हम जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप लोग जा सकते हैं। ये आशा अपनी बेटी को लेकर आखिर जा कहां सकती? सर वहीं, यहाँ ससुराल से भागकर हर लड़की जाती। सर हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, पर उन्होंने हमें। आशा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, जरा बाहर आ जाओ। जा, मेरी बात सुनिए। चल। अरे ये क्या कर रही है? निकल जा मेरे घर से, निकल जा। आप मुझे मेरे घर से ऐसे नहीं निकाल सकते। जब मनोज वापस आएंगे तब क्या बताएंगे आप कि हम कहाँ हैं? मनोज, आप आ गए। अच्छा आप आ गए। हमने आपको कितने फोन किया, आपने फोन ही नहीं उठाया। तुझसे मेरा कोई लेना देना नहीं, समझी? घिन आती तुझ पर। निकल जा यहाँ से। मनोज मेरी बात सुनो, ये सब झूठ बोल रहे। मेरा विश्वास तो करो मनोज। लेकिन ये सब कहने को तो लड़की के दो घर होते, मायका और ससुराल, पर वो हक किसी एक पर भी नहीं जता सकती। पहले तो हमने सोचा कि हम इस हादसे को भूल जाएं, लेकिन अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे बारे में कोई क्या सोचता है, क्या राय रखता है। हमें तो बस ये साबित करना है कि हमारे साथ रेप हुआ है। सर, गलती मेरी ही है। उस दिन मुझे इसे रोकना नहीं चाहिए था, लेकिन उस दिन इसी बच्ची के लिए मैंने रोका था उसे। लेकिन अब बस भगवान को जब न्याय करना होगा तब करेंगे। अब मेरी बेटी को न्याय दिला दीजिए, इंसाफ दिला दीजिए। हेलो, ठीक है सर, वो आशा को लिफ्ट देने वाला मिल गया है, दीपक सिंह। अब तक इस केस की दो दिशाएं दिखाई दे रही थी, लेकिन उस रात की इस घटना से जुड़ी एक अहम कड़ी और आशा को लिफ्ट देने वाले दीपक सिंह तक पुलिस पहुंच चुकी। तो क्या अब इस संदेहास्पद केस को सही दिशा मिलने वाली थी? अनसुने अनदेखे पहलू सामने आने वाले थे या फिर गुत्थियां और उलझने वाली थी? किसे पहचानते हो? कहीं देखा है? हाँ सर, इसको मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस रात ये सीतापुर रोड पर खड़ी थी, हमने इसे लिफ्ट दी थी। हेल्प प्लीज, हमारी मदद कीजिए प्लीज। क्या हुआ? कुछ गुंडे। आइए मैं आपको पुलिस स्टेशन छोड़ देता हूँ। नहीं, आप हमें हमारे घर छोड़ दीजिए। ठीक है, आइए। फिर हमने उसे लिफ्ट दी और उसके कहे अनुसार उसके घर छोड़ दिया। सर, इसकी हालत बहुत खराब थी, कपड़े बिल्कुल फटे हुए थे। इसको देखकर ही ऐसा लगता था कि इसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। अच्छा, आपने इसे जिस जगह से लिफ्ट दी थी, हमें वहां ले चल सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल। अच्छी तरह देखो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर, ये चप्पल आपकी है? सर, सर ये देखिए।
ये झुमका मिला सर। फटा हुआ कपड़ा सिला जा सकता है, चेहरे पर लगी गंदगी धुल सकती है, शरीर पर लगे घाव भर सकते हैं, लेकिन मन में लगी चोट की चुभन जीने नहीं देती। ऐसा ही कुछ हुआ था आशा के साथ। उस रात उसकी जिंदगी में हुए ऐसे हादसे ने उसे इस कदर हिलाकर रख दिया था कि उसे भूलने की कोशिश उसे नासूर बनकर खाए जा रही थी। अपने नाम, अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर आत्मसम्मान हासिल करने की लड़ाई आशा को और क्या क्या दिखाने वाली थी। क्या पुलिस की मेहनत रंग लाएगी? आशा सच बोल रही थी, लेकिन तुम लोगों ने इसे सहारा देने की बजाय नए जख्म दिए, इसे बदनाम किया। एक लड़ाई ये खुद से लड़ रही थी और दूसरी तुम लोगों से। वो दोनों बलात्कारी गुनहगार हैं, लेकिन बेकसूर आप लोग भी नहीं। हमें विश्वास ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। बस आपको इस बात का विश्वास था कि उसका कैरेक्टर खराब है, और आप एक औरत होकर आपने एक औरत का दर्द नहीं समझा। उल्टे वो सारे कपड़े फेंक दिए जो उस रेप के गवाह थे। शायद हमें उनसे कोई सबूत मिल जाता। वो कपड़े गंदे थे, घर में कैसे रखते इसलिए फेंक दिए। और इस पर कैसे करे विश्वास? ये जिस कंपनी में काम करती है ना, वहाँ का बॉस इसके प्यार में पागल है, शादी करना चाहता है इससे। अरे एक वही जगह बची थी इसको काम करने के लिए। और जहाँ तक बलात्कार का सवाल है ना, हम नहीं मानते ऐसी कोई बात हुई है। और ना मैं मानता हूँ, बहुत हो चुका। अब इस घर में इसकी कोई जगह नहीं। हम खुद इस घर में नहीं रहेंगे अब। और मनोज, जब हमारे चरित्र पर लांछन लगाए जा रहे थे, हमारे अफेयर्स की झूठी बातें बनाई जा रही थी, आप तो तब भी चुप थे ना। और आज जब ये साबित हो गया कि हमारे साथ रेप हुआ है, तभी हम आपके साथ की उम्मीद आपसे नहीं कर सकते। बहुत हो गया, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। आप लोग बुलाएंगे तब भी नहीं आएंगे। मान लिया जाए कि आशा का रेप हुआ था, लेकिन यह कोई रैंडम रेप केस नहीं था। जिस तरह सफाई से इसे अंजाम दिया गया, लगता है यह पूरी तरह से प्लान था। रात के 10 बजे पार्किंग से आशा को किडनैप किया गया, फिर यहां से 12 किलोमीटर दूर सीतापुर रोड के पास जंगल में उसका रेप किया गया, और सुबह 4 बजे तक वो बेहोश रही। सर, रेपिस्ट ने अपना चेहरा भी ढक रखा था, जिससे आशा उन्हें पहचान न सकी। ये सब बातें इस ओर इशारा करती हैं कि ये रेप हुआ नहीं है, शायद इसे करवाया गया है। शायद आशा के किसी जानने वाले ने ऐसा किया। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आशा ने खुद प्लान किया, लेकिन फिलहाल हम इस डाउट को रूल आउट करके सोच रहे हैं। सर, तब तो आशा का बॉस धीरज भी सस्पेक्ट है, क्योंकि प्रमिला के मुताबिक वो उसका कॉलेज का दोस्त है और उससे शादी करना चाहता था, और आशा ने इससे इनकार किया था। हो सकता है इसलिए। देखिए, आप मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, मैंने उसे प्रपोज किया, उसने मना कर दिया, और फिर उसकी शादी हो गई और हमारे सारे कॉन्टेक्ट्स खत्म हो गए। फिर कई दिनों बाद हम लोग सोशल साइट में मिले और उसे बताया कि उसे नौकरी की जरूरत है। मुझे भी अपनी कंपनी के लिए एक अच्छा मैनेजर चाहिए था, मैंने उसे नौकरी दे दी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि उसे दिन रात अपने सामने देखकर तुम्हें तुम्हारा पुराना प्यार और फेलियर याद आने लगा, और तुमने बदला लेने की सोची। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी बनाई हुई कहानी। कहानी नहीं, हकीकत यही है कि तुमने अपने नाकाम प्यार का बदला लेने के लिए उसका रेप करवाया है। आप मुझ पे जो इल्जाम लगा रहे हैं उसका कोई सबूत है आपके पास? देखिए, मुझे बहुत काम है, और हाँ, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मेरा वकील साथ होगा। कैसा चटपटा रहा था, सीधा वकील और सबूतों की बात करने लगा। कॉल रिकॉर्ड से करवाओ। जी सर। एक्सीडेंट साइट पे एक टीम भेजो और शाम तक हमें इन्फॉर्म करो। सर, धीरज के कॉल रिकॉर्ड में एक लोकल मवाली अभय का नंबर है, जिसके साथ उसकी अक्सर बातचीत होती है। कहीं धीरज ने अपना बदला लेने के लिए अभय से आशा का रेप तो नहीं करवाया? देखो, कितना हिम्मत है इस औरत में, इतना सब कुछ होने के बाद भी घूम रही है। इसकी खुद की बेशर्मी की वजह से ऐसा हुआ इसके साथ। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, हमारे जैसी होती है ना तो खुद को मुंह दिखाने के लायक नहीं होती। देखो कैसा सीना चौड़ा करके जा रही है। अरे, इसकी खुद की बेशर्मी की वजह से ऐसा हुआ इसके साथ। हमेशा ना इस बच्चालन के सामने हाथ जोड़ते रहो आप।
अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, हमारे जैसी होती है ना तो खुद को मुंह दिखाने के लायक नहीं होती। हमेशा ना इस बच्चालन के सामने हाथ जोड़ते रहो आप बस आप। घिन आती दुश्मन, निकल जाए यहाँ से। दरवाजा खोलो ना मम्मी, मम्मी दरवाजा खोलो ना। आप अंदर क्या कर रहे हो? मम्मी, मम्मी दरवाजा खोलो ना। क्या हुआ? अगर आप बाहर नहीं आए होते तो आप हमारी तरह डूब जाते, जैसे हम उस दिन डूबे थे। उस दिन बाथरूम में छिप नहीं आए थे, अंदर के टब में बैठ गए थे। पानी आने लगा और हमारा पैर फिसला और हम डूबने लगे। पर आप बाथरूम में क्यों छिपे? जब आप और दादी झगड़ा करते हो और जोर जोर से चिल्लाते हो तो हम घबरा कर बाथरूम में छिप जाते हैं। पर आप मत छिपो, आप हमसे दूर मत जाओ। आई एम सो सॉरी बेटा। मम्मा आपको छोड़कर अब कभी नहीं जाएगी। हाँ, अपनी परी के पास। परी। हमारे समाज में बलात्कार जैसे संगीन जुर्म से पीड़ित महिलाओं को भी शक की नजर से देखा जाता है। उन्हें सहानुभूति और मानसिक मदद देने की बजाय शक के घेरे में रखा जाता है। लेकिन आशा ने अपने आत्मसम्मान को पाने और अपने आप से नजरें मिलाए रखने के लिए हर चुनौती को स्वीकारा, हर आरोप को सहा, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर न्याय चाहिए था। सर, मैं आपको कौन सी भाषा में समझाऊं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है इस आशा के रेप के साथ। बल्कि 4 दिन पहले आप ही से मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हुआ। उसी भाषा में समझाओ जिस भाषा में उस हिस्ट्री शीटर से फोन पे बात किया करता था। सर, मैं एक बिजनेसमैन हूं और अक्सर काम पूरा होने के बाद क्लाइंट के पास पैसे फंस जाते हैं। बस उसी पैसे को निकालने के लिए छोटे मोटे गुंडे पालने पड़ते हैं सर। चल अब बता, आशा का रेप क्यों किया? मैंने किसी आशा का रेप नहीं किया। हाँ तो इसे तब तक मारते रहो जब तक ये जवाब न दे। सर, धीरज सच बोल रहा है। जिस रात आशा का रेप हुआ यानी 12 अगस्त को वो अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग में था और वहां से वो सीधे अपने घर गया। और अभय भी उस रात यानी 12 अगस्त को रूपनगर थाने में एक चोरी के इल्जाम में बंद था। अगर ये दोनों नहीं थे तो फिर? हेलो, उठा लो। सर, राजन मिल गया है। हमने कहा ना सर, हम किसी राजन को नहीं जानते हैं। आप उसे नहीं जानती हैं और वो बोल रहा है कि उसका अफेयर है आपके साथ। मैंने सुना तेरा और उसका अफेयर चल रहा था। सच सच बता दे वरना मार मार कर ना तेरी खाल खींच लूंगी। चल बोल। मैडम, उसका पति ठहरा मुंबई में तो उसकी जरूरत कौन पूरी करे? तो हम सोचे अगर किसी का भला हो जाए तो इसमें बुरा क्या है। वैसे भी हमारा गैरेज उसके ऑफिस और घर दोनों के रास्ते में पड़ता है। बकवास कर रहा है वो। हमने कहा ना हम नहीं जानते राजन को। तो आप नहीं जानती हैं रस। ये उसके गैराज के बिल हैं। पिछले 2 महीने में 3 बार आपकी गाड़ी वहां गई है। ये आप इसकी बात कर रहे थे? हम आज से पहले इसका नाम तक नहीं जानते थे। सर, हमारे घर के पास इसका गैराज है तो अपनी गाड़ी हम इसके पास दिखा देते हैं। अपनी बच्ची की कसम खा के कह रहे हैं सर, हमारा इस मैकेनिक के साथ कोई अफेयर नहीं है। ये किस चक्कर में फंसा दिया हमको? पैसे की जरूरत के लिए किया था सभी। अगर एक बार वो पुलिस ने धमकाया ना तो सब फंस जाएंगे हम। ये मुझे खुद नहीं पता था कि ये बात पुलिस तक पहुंच जाएगी। मैं तो सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहती थी। कैसा सबक सिखाना चाहती थी मीनल? पकड़ो इन दोनों को। चलो। सर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी का भी रेप नहीं करवाया। मैं तो भाभी को सिर्फ उसके किए की सजा देना चाहती थी। मीनल, भाभी, मैं जा। रुको, फिर
क्या है ये मीना? हाँ, ये रोहित है ना, एक नंबर का आवारा लड़का है ये। कितनी लड़कियों के साथ इसका चक्कर चल रहा है और तू यहाँ इसके साथ। दूर रहे उससे, तू समझी? और आप दूर रहिए मेरी जिंदगी से। अपने काम से काम रखो, समझी? तो हमारे इतना समझाने के बाद भी भाभी ने मम्मी पापा को रोहित और मेरे बारे में बताने की धमकी दी। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं भाभी को इतना बदनाम कर दूंगी कि उनकी बात पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। मम्मी पापा तो वैसे भी उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन्हें तो हमेशा से यही लगता था कि भाभी का उनके बॉस के साथ अफेयर चल रहा है। रोहित और मैंने राजन को पैसों का लालच दिया और भाभी को बदनाम करने का प्लान बनाया। और सर, घर के फ़ोन पर जो गंदी बातें वाले कॉल्स आते थे वो भी राजन ने ही किए थे। तुम्हारा नशा है कि उतरता ही नहीं। आज पूरी तैयारी के साथ आना। राजन के बारे में मुंबई भैया को मैंने ही कॉल करके बताया था और भैया ने मेरी बात पे विश्वास भी कर लिया। इनका बयान लगता है इन अफवाहों को सच मानकर मनोज ने अपनी ही बीवी का गुंडे भेजकर रेप करवा दिया। सर, हो सकता है प्रमिला ने मनोज को फोन करके बताया होगा कि तुम्हें मुंबई भेजकर अय्याशी कर रही है आशा। इस मनोज की हिस्ट्री निकाल, कानपुर से लेकर मुंबई तक, कहाँ रहता है, क्या करता है, किस किस के साथ चक्कर है, इसके फोन रिकॉर्ड्स सब कंगाल डालो। हो सकता है कि इसका किसी से चक्कर हो और अपनी बीवी से पीछा छुड़ाने के लिए इसने ही ये प्लान बनाया। मैं गुंडे हायर करके अपनी बीवी का रेप क्यों करवाऊंगा? क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि तेरा मकसद बहुत स्ट्रांग था, तू उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, तुझे उसके कैरेक्टर पे शक भी था। फिर इससे अच्छा तरीका और क्या होता, बदला लेने का और पीछा छुड़ाने का? क्या सबूत है आपके पास कि मैंने ऐसा किया? वैसे गुस्सा बहुत आता ना तुझे, मौन व्रत से सीधा एंग्री यंग मैन बन गया। इसी गुस्से में रेप करवाया ना तूने उसका। आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सच ये है कि मैंने कुछ नहीं किया है। सर, हमने मनोज की हिस्ट्री चेक की है तो उससे एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिली है कि ये वहाँ से स्कूल में एक बच्चे पर हमला करने के जुर्म में अरेस्ट किए गए। वहाँ से उन्हें 6 महीने के लिए बाल सुधार गृह भेजा गया। उसके आगे की इंफॉर्मेशन सील होने के कारण हमने लोकल एविडेंस और FIR को ट्रैक किया। और इनके कॉल रिकॉर्ड से कुछ नहीं मिला? सर, उससे भी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है कि बाल सुधार गृह में इनके 2 साथी मन्नू और पुनीत, जिनके साथ मनोज आज भी टच में है। सर, इन दोनों ही लड़कों पर सेक्सुअल ऑफेंस की हिस्ट्री है। सर, हमने इनकी टावर लोकेशन चेक की है तो हमारा शक बिल्कुल यकीन में बदल गया है। इनकी लोकेशन वही है जो आशा की रेप की लोकेशन है, ठीक रात के 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच की। देखो, झूठा राग अलापने से कोई फायदा नहीं है। बोलो, क्यों रेप किया आशा का? साहब, पैसे के लिए। उसने बोला रेप करो, 2 लाख मिल जाएंगे। किसने बोला? किसने बोला? किसने बोला? आशा, यह है तुम्हारा मुझे। आशा, आशा छोड़ो इसे, छोड़ो, हटाओ इन्हें, हटा, आशा हट जाइए, हट जाइए, हटाओ। मेमने की खाल में छिपा हुआ भेड़िया निकला तू। खुद को कितना सीधा और शरीफ दिखाता रहा। अब एक सांस में तोते की तरह सारी कहानी सुना। क्यों किया ये सब? क्या मिला ये करके? हम शांत प्रवृत्ति के इंसान हैं, लेकिन शांत होने को लोग कभी कभी कमजोरी समझ लेते हैं। आशा ने भी एक दिन यही गलती की, सबके सामने हमें जलील किया। क्यों जाए हमारा बेटा कानपुर छोड़कर मुंबई? हाँ, यहाँ क्या कमी है? इंसान क्या काम सिर्फ पेट पालने के लिए करता है? नाम और दाम के लिए भी करता है ना? पर आप लोग क्या समझोगे?
अरे ये सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर। यहाँ क्या कर रहे हैं? मुंबई में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, वहां तो स्कोप है इनके काम का। लेकिन आप लोग क्या समझोगे? अरे वहां पे नाम दाम सब कुछ 10 गुना ज्यादा मिलता है। लेकिन पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता, परिवार भी कुछ है। आखिर किस चीज की भूख है? किस चीज की भूख है? आप ये सवाल कर रहे हो? अरे इस सवाल का जवाब वही समझ सकता है जिसे कुछ करने की इच्छा हो, कमाने की इच्छा हो, जिम्मेदारी उठाने की इच्छा हो। आप जैसे महान व्यक्ति थोड़ी जो कानपुर की गलियों में अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। आपने कहीं एक जगह टिककर कभी नौकरी की है? कभी कोई बिजनेस सेटअप करने की कोशिश भी की है? अरे यहाँ बैठे बैठे निठल्ले रोटियां तो तोड़ते रहते हो और मेहनत करने के लिए हमारे पति हैं ही। हाँ? और आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो कि ये जो मीनल है इसकी शादी की आपको परवाह है, फिक्र है? अरे भैया, हमें डर लगता है कि हमारे मनोज आपके जैसे नकारा ना हो जाए। आशा, माँ बस करो। हमें हमारे ही परिवार के सामने बेइज्जत करके हमें निकम्मा साबित कर दिया। हमारी अंतरात्मा को इसकी बात चुभ गई। नजरों से तो हमें गिरा ही चुकी थी। हमने इसके पंख कतरने की ठान ली। मोहल्ले में अफवाह फैलाने के लिए हमने प्रेमिला के कान भरने शुरू किए ताकि इसका जीना मुश्किल हो जाए। लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने ठान लिया कि अब इसे दिमागी तौर पर खत्म करेंगे। ऐसा घाव देंगे जो कभी ना बढ़ सके, ना सर उठा के जी सके, ना आंख मिला के बात कर सके। इसके लिए हमने मनोज के ही दोस्तों मनु और पुनीत का सहारा लिया। चौराहे पर अक्सर उन्हें औरतों को छेड़ते हुए देखा था। घर परिवार में होने वाली छोटी सी बात के लिए तेरे बहन ने तुझसे यह अपराध करवाया। दाग आशा के आंचल पे नहीं, तेरी आत्मा पे भी है। सजा भुगत के भी तू उसे थो नहीं सकता। चलो इसे। ये केस ऐसा पहला केस नहीं है जहां औरत की अस्मिता पर हुए हमले को बदला समझ लिया गया। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती। बलात्कार, कत्ल, तेजाब फेंकना, ये हारी हुई मानसिकता का उदाहरण है। बदहवासी का उदाहरण है जो ये दर्शाता है कि एक बीमार दिमाग औरत को सबक सिखाने का यही तरीका मानता है, क्योंकि वो आज भी उसे बराबर तो क्या इंसान मानने को भी तैयार नहीं है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि अगर वो अपनी लड़ाई के लिए उठ खड़ी हो तो उससे मुकाबला करना तो दूर, उसके सामने टिक पाना भी मुश्किल है। रतनलाल को आशा के बलात्कार की साजिश के जुर्म में और मनु और पुनीत को बलात्कार के जुर्म में सजा सुनाई गई है। आशा ने महेश को छोड़ अपनी बेटी परी के साथ एक नए शहर में नए जीवन की शुरुआत की। इस न्याय ने उसे जीने का हौसला दिया। खोपड़ी में सो गए थे, अंदर ने लात मारी, रो रहे थे, मम्मा ने पैसे दिए, हंस रहे थे। कैसे हंस रहे थे? कैसे हंस रहे थे? ऐसे हंस रहे थे, ऐसे हंस रहे थे। संघर्ष करती महिलाओं को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि न्याय के लिए अपनी आवाज बुलंद करें, अपनी लड़ाई जारी रखें, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो अन्याय के सामने अपना सर नहीं झुकाते। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।